गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल सीरीज कर रहे हैं लेक्चर का। आज हम लोग करेंगे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। इससे पहले हम लोगों ने इनिशिएशन पे ऑलरेडी 4 लेक्चर कर रखा है, जिसमें इससे पिछला लेक्चर ये था एबॉर्टिव इनिशिएशन पे था, और इसके बाद हम लोग अभी जो लेक्चर कर रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शनल इलोंगेशन पे कर रहे हैं। दरअसल इलोंगेशन ये है कि इलोंगेशन को अगर हम लोग ऐसे रिएक्शन से दिखा सकते हैं कि इलोंगेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। इलोंगेशन बेसिकली क्या है? इलोंगेशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल बबल बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मतलब इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हमारा, ये देखिए, ये डिस्ट्रप्शन है डबल स्ट्रैंड डीएनए का। देखिए ऐसे दिखा सकते हैं, इतना ही दिखाते हैं, जिसमें एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये हमारा एमआरएनए बन रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये दरअसल हम बोल रहे हैं कि डिस्ट्रप्शन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये देखिए, ये इनिशिएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। मतलब कि डीएनए का -10 पोजीशन पे, प्रोमोटर के -10+1 पे ओपन कन्फर्मेशन होगा, ये हेलिक्स खुलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ये ओपन हेलिक्स कन्फर्मेशन है, जिसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 बेस के बीच का ब्रेक किया है। तो ये देखिए, यहां से ये आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये हमारा राइबोन्यूक्लियोटाइड जो आरएनए है एमआरएनए, उसका चेन लेंथेंड होगा, बढ़ेगा, चेन बढ़ रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। मतलब कि इसके अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है ड्यूरिंग द इलोंगेशन फेज। अब देखिए, इसको कैसे हम लोग बता सकते हैं कि इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि DNMP प्लस DNTP, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसको DNMP N+1 प्लस PPI। यही हो रहा है ना, ये एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये देखिए, DNTP जैसे हम लोग ऐड कर रहे हैं नया, जैसे यहां क्या करते हैं, ये जो चेन, जो आरएनए का जो चेन एमआरएनए जो बढ़ रहा है, ये चेन जो लेंथेड हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? हम लोग यहाँ पे इनकमिंग एनटीपी जोड़ते हैं। पॉलीमराइजेशन जो ये कौन कर रहा है? ये एक्चुअली हो रहा है यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनएपी है, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज है। पॉलीमराइजेशन का काम आरएनए पॉलीमरेज करेगा, पॉलीमराइजेशन आरएनए पॉलीमरेज करेगा। आपको पता है कि यहाँ सिग्मा लगा हुआ था ड्यूरिंग इनिशिएशन के समय सिग्मा एसोसिएटेड था। लेकिन एक बात यहाँ रिमार्केबल यह है कि जैसे ये इलोंगेशन फेज में कमेंस करता है आरएनए पॉलीमरेज, तो ये क्या होगा कि ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा डिसोसिएट कर जाएगा, इससे सिग्मा डिसोसिएट कर जाएगा। अब दरअसल इससे सवाल उठता है कि सिग्मा क्यों डिसोसिएट करेगा? सिग्मा डिसोसिएशन इसलिए होता है कि जो हम लोग एबॉर्टिव इनिशिएशन में स्क्रंचिंग मेथड पर है, स्क्रंचिंग जो मॉडल था उसके हिसाब से क्या था कि डाउनस्ट्रीम जीन को आरएनए पॉलीमरेज अपने एक्टिव साइट के तरफ पुल करता है, और वो पुल करने से जो स्ट्रेस एनर्जी रिलीज होता है, उस स्ट्रेस एनर्जी के चलते ये सिग्मा डिसोसिएट कर जाता है। ये सिग्मा डिसोसिएट कर जाता है ड्यू टू द स्ट्रेस एनर्जी। अब देखिए, यहां पे ये जैसे सिग्मा डिसोसिएट कर गया तो एक और प्रोटीन आके इसके साथ लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नस ए प्रोटीन। नस ए प्रोटीन, ये नस ए प्रोटीन एक यूटिलाइजेशन प्रोटीन है। ये एक तरह का एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है। ये क्या है? नस ए क्या है? एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है ये। मतलब प्री मैच्योर एमआरएनए को टर्मिनेट
नहीं कराने देगा ये नस ए प्रोटीन। देखिए इलोंगेशन में क्या हो रहा है, इलोंगेशन में ये हो रहा है कि हमारा जो इनिशिएशन के बाद मतलब कि जैसे एबॉर्टिव ग्रेटर देन 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड जोड़ लिया तो ये आरएनए पॉलीमरेज इंटर कर जाता है इलोंगेशन फेज में। इलोंगेशन फेज में क्या होगा कि इलोंगेशन फेज में फर्स्ट इवेंट ये होगा कि ये जो सिग्मा एसोसिएटेड है आरएनए पॉलीमरेज के साथ वो डिसोसिएट कर जाएगा। इसके डिसोसिएशन के बाद एक और प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज के साथ आके लग जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नस ए प्रोटीन। ये एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है जो बीच में प्री मैच्योरली एमआरएनए को टर्मिनेट नहीं होने देगा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, ये एक्चुअली इसको हम लोग एक रिएक्शन से दिखा सकते हैं कि DNMP प्लस DNTP और ये DNMP N+1। ये N+1 का क्या मतलब हुआ कि ये चेन लेंथेड हो रहा है, लेंथनिंग आरएनए है, ये लेंथनिंग आरएनए। देखिए ये बढ़ रहा है जैसे जैसे 1 एनटीपी जैसे जोड़ रहे हैं, ये चेन देखिए ये बढ़ रहा है। ये यहां था, जैसे आगे डिस्ट्रप्शन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के डिस्ट्रप्शन के बाद ये जैसे बढ़ा तो ये देखिए एमआरएनए का चेन और बड़ा हो गया। ये दरअसल होता कैसे है, इसको हम लोग अब डिटेल में समझते हैं कि आखिर एडिशन, इस राइबोन्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता कैसे है। ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक उसको हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं कि कैसे इसके एक्सपोज जीन पे ये जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है, इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड पे ये इस 3 प्राइम पे OH है, ये 3 प्राइम पे OH है। ये OH एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और वो इनकमिंग एनटीपी के गामा फॉस्फेट के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। इसको हम लोग देखते हैं। ये दरअसल ये होता क्या है कि होता यह है कि जैसे ये टेम्पलेट है मतलब 3 प्राइम 5 प्राइम स्टैंड है। मान लिया कि यहां न्यूक्लियोटाइड A है, C है, G है, A है, T है, ठीक है। ये टेम्पलेट स्टैंड है। ये टेम्पलेट स्टैंड है। अब यहां जो आरएनए जो ऐड हो, यहां पे जो न्यूक्लियोटाइड, इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो पेयर होगा वो दरअसल 1 by 1 एडिशन होगा। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, आरएनए में U होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री U होगा, सी का क्या होगा, G होगा। लेकिन ये एडिशन दरअसल 1 by 1 होता है। ये 1 by 1 करने के लिए इसके पास यहां देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, यहां पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके जंक्शन पे जहां न्यूक्लियोटाइड ऐड होना है उसके जंक्शन पे एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं BP, ब्रिज प्रोटीन। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज प्रोटीन। ये दरअसल इंश्योर करता है 1 by 1 एडिशन को, 1 by 1 ऐड हो, इसको ये इंश्योर करता है कि करेक्ट बेस पेयर ऐड हो, दोनों करेक्ट न्यूक्लियोटाइड आके पेयर करे। इसको इंश्योर करने के लिए इसके जंक्शन पे ये ब्रिज प्रोटीन है। ये दरअसल कैसे वर्क करता है, देखिए ये जैसे देखिए यहां से देखते हैं, यहां हमारा ये इस न्यूक्लियोटाइड, यहां पे कोई मान लिया न्यूक्लियोटाइड है, यहां कुछ है, जैसे मान लिया यहां C था, यहां C है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, G होगा। लेकिन क्या करता है कि ये टेम्पलेट का 1 by 1 इंश्योर करने के लिए क्या करता है कि ये बाकी सारे बेसेस को ये फ्लिप आउट रखता है इधर। देखिए ये सारा इधर है और इसको फ्लिप आउट करके रखता है, फ्लिप आउट। अब इससे क्या होगा कि जैसे करेक्ट बेस जैसे आएगा तो ये फिर फ्लिप इन होगा, ये वाला फिर ऐसे फ्लिप इन होगा। और ये मान लिया कि यहां C था तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री
जी पेयर होगा यहां, और फिर ब्रिज प्रोटीन शिफ्ट करेगा आगे आगे, 1 to 1 शिफ्ट करता है एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कराने के लिए। ऐसे ये वर्क करता है। लेकिन दरअसल हुआ क्या, ये एडिशन एक्चुअली पॉलीमराइजेशन पे बात करें कि पॉलीमराइजेशन हो कैसे रहा है, तो पॉलीमराइजेशन के लिए SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म एक तरह का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब कि एक बॉन्ड साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड टूटेगा, साथ ही साथ एक बॉन्ड जुटेगा। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का ये प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होगा कि जैसे इनकमिंग एनटीपी, जैसे यहां जो आके जो बेस लग रहा है ये इनकमिंग एनटीपी है, मतलब यहां इनकमिंग एनटीपी ये है, इनकमिंग एनटीपी है। और ये जो यहां ये जो हमारा जो टेम्पलेट पे जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहां जैसे ये है 5 प्राइम है, यहां OH है जहां हमारा ऐड होगा इनकमिंग एनटीपी। ठीक, तो यहां पे क्या होगा कि ये एक्चुअली इस बॉन्ड पे एक्ट करेगा। ये क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है मतलब इस गामा फॉस्फेट पे एक्ट करेगा और इसके बॉन्ड को ये ब्रेक करेगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या करेगा, ये जैसे बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हम लोग जानते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये एक्चुअली पूरा लिखें तो क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब एक बॉन्ड टूट रहा है एक बॉन्ड जुट रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये फॉस्फेट जैसे टूटा तो अब यहाँ पे ये जो हमारा एग्जिस्टिंग बेस यहाँ है उस बेस के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। मतलब क्या होगा, O और ये न्यूक्लियोटाइड है, ये यहां जुड़ गया, ये हो गया। मतलब ये क्या हुआ, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। मतलब एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड पे आके यहां पे ये जो हमारा यहां ये आके फिर नया जुड़ गया, और जैसे जैसे जुड़ते जाएगा लेंथ आरएनए का बढ़ते जाएगा। इसी को हम लोग इलोंगेशन बोलते हैं। लेकिन इलोंगेशन प्रोसेस के दौरान इतना सिंपल आरएनए पॉलीमरेज के लिए पॉलीमराइजेशन का पाथ नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि ये बहुत सारा प्रॉब्लम इनकाउंटर करता है आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस। जैसे सबसे पहला प्रॉब्लम से जो आरएनए पॉलीमरेज को गुजरना पड़ता है वो ये है कि देखिए, जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, जैसे पॉलीमराइजेशन करने के लिए हेलिक्स को ओपन होना होगा। अब देखिए होता क्या है, जैसे हेलिक्स ओपन होने लगता है तो आगे के तरफ, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। जैसे ये हम बोल रहे हैं कि ये बबल है, ये हमारा बबल बना है, ये बबल बना है, ये ऐसा दिखाते हैं हम, ये बबल बना है यहां। मतलब ये हुआ कि यहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है, साथ ही साथ यहां एक नस ए प्रोटीन लगा हुआ है, और ये एमआरएनए बन रहा है। अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, जैसे आगे आरएनए पॉलीमरेज मूव करता है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है 5 to 3 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जब मूव कर रहा है तो होता क्या है कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग होने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हेलिक्स खोलते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स जैसे ऐसे ओपन करेंगे तो आगे नॉट का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग बोल रहे हैं। उसके साथ साथ जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है, बैक साइड के अंदर निगेटिव सुपर क्वाइलिंग होने लगता है, निगेटिव सुपर क्वाइलिंग। ये एक तरह का प्रॉब्लम है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज रुकना नहीं चाहता है। जैसे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर किसी तरह का नॉटिंग होगा, आरएनए पॉलीमरेज स्टॉल कर जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि सेल के पास इसको मिटिगेट करने के लिए 2 इंजाइम है। तो कौन कौन सा इंजाइम है?
ये सुपर क्वाइलिंग, पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए, टू रिमूव पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग, ये पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करने के लिए इसके पास एंजाइम है डीएनए गाइरेज। एंजाइम का नाम है डीएनए गाइरेज। ठीक है, डीएनए गाइरेज है, ये पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करेगा। निगेटिव सुपर क्वाइलिंग को रिलैक्स स्टेट में लाने के लिए एक और एंजाइम का मदद लेता है जिसको बोलते हैं टोपो आइसोमरेज 1। कौन सा एंजाइम है? टोपो आइसोमेरेज 1। मतलब कि ये देखिए दोनों कंडीशन है, आगे जैसे मूव करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर फॉरवर्डली, यहां पे पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग होने लगता है। ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसको मिटिगेट करने के लिए डीएनए गाइरेज एंजाइम ये पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो ये ठीक है। बैकवर्ड जैसे आरएनए पॉलीमरेज के पीछे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाता है, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग हो जाता है। इसको रिलैक्स करने के लिए एंजाइम का एक मदद लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोपो आइसोमरेज 1। ये एक तरह का प्रॉब्लम है। आरएनए पॉलीमरेज एक और प्रॉब्लम से गुजरता है, वो आपको बताएं कि चूंकि इन कंपैरिजन टू डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज के पास किसी तरह का एक्सटेंसिव 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं होता। यही अंतर है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में। यही कारण है कि एक्यूरेसी के मामले में आप देखेंगे तो डीएनए ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन 10,000 लगभग राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो एक मिस इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। वहां लगभग 1 मिलियन 2 मिलियन बेसिस जब जुड़ता है तब एक मिस इनकॉर्पोरेशन होने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि उसके उस डीएनए पॉलीमरेज के पास, डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास भी है। इससे क्या होगा कि ये मिस इनकॉर्पोरेशन को रिमूव कर देता है। लेकिन इसके पास क्या होता है कि जैसे इस दौरान जब कहीं गलती से, हालांकि कोशिश आप देखें ब्रिज प्रोटीन के मदद से कोशिश करता है कि सिंगल बेस ऐड करें ताकि मिस इनकॉर्पोरेशन नहीं हो, लेकिन कभी कभी मिस इनकॉर्पोरेशन बाय चांस हो जाता है। उसको रिमूव करने के लिए, उस मिस इनकॉर्पोरेशन को रिमूव करने के लिए इसके पास क्या उपाय है इसको देखते हैं। चूंकि इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सटेंसिव एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं है तो इसके पास क्या है, तो उस मिस इनकॉर्पोरेशन को हम लोग बात ये कर रहे हैं कि जैसे मान लिया कि यहां अगर सी है, ये टेम्पलेट में यहां पे बेस सी है, यहां गलती से जुड़ गया ए। जुड़ना क्या चाहिए था? जी। ये आरएनए में जुड़ना क्या चाहिए था? जी। जुड़ गया ए। अब चूंकि हम बोल रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज लैक एक्सटेंसिव 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी। अब इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा कि मिस इनकॉर्पोरेशन को करेक्ट करने के लिए कोई दूसरा उपाय होगा इसके पास। तो इसके पास हाइड्रोलिटिक एडिटिंग इसके पास मेथड है करेक्ट करने के लिए, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। एडिट करना आप समझते ही हैं, करेक्ट करना, एडिट करके करेक्ट करना। अब देखिए हाइड्रोलिटिक एडिटिंग कैसे एक्टिवेट होगा सेल में? होगा क्या कि जैसे मिस इनकॉर्पोरेशन होगा बेस का, तो आरएनए पॉलीमरेज मिस इनकॉर्पोरेशन के चलते क्या करता है कि ये, चूंकि जैसे मिस इनकॉर्पोरेशन होगा किसी तरह का डिस्टॉर्शन होगा, बेसिस जैसे अनमैच बेस पेयरिंग होगा कभी भी, तो डिस्टॉर्शन हेलिक्स के अंदर होने लगता है, आरएनए पॉलीमरेज सेंस करता है। तो ये क्या होगा कि सेल में एक तरह का एक इलोंगेशन फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मिस इनकॉर्पोरेशन होगा तो
इलोंगेशन फैक्टर will be activated। उस इलोंगेशन फैक्टर का क्या नाम है? GRE और GRE B। देखिए ध्यान से सुनिए, बोल ये रहे कि मिस इनकॉर्पोरेशन के लिए इसके पास एक्सटेंसिव 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा? इसके पास नहीं है तो ये दरअसल इसके पास हाइड्रोलिटिक एडिटिंग का मेथड है। हाइड्रोलिटिक एडिटिंग में ये क्या करता है? हाइड्रोलिटिक एडिटिंग एक्टिविटी कब ट्रिगर होगा? वो तब होगा जब एक्टिवेट होगा एक इलोंगेशन फैक्टर। उस इलोंगेशन फैक्टर को बोलते हैं GRE A और GRE B। ये जैसे एक्टिवेट हो जाता है, ये एक और प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसको बोलते हैं RNase। ये क्या करेगा? RNase ये क्या करेगा कि RNA ये जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब RNase नाम से ही पता चल रहा है कि RNA डिग्रेडेटिंग एंजाइम है। अब ये क्या करेगा? ये करेगा ये कि जैसे मान लिया कि यहां मिस इनकॉर्पोरेशन हो गया और गलती से RNA पॉलीमरेज आगे बढ़ चुका है, यहां आगे ये करता क्या है कि बैक ट्रैकिंग करता है। RNA पॉलीमरेज फिर से बैक ट्रैकिंग पीछे की तरफ जाता है और जाके ये पीछे बैक ट्रैकिंग करके लगभग, ऐसा नहीं है कि सिंगल बेस करेक्शन करता है ये, इसके साथ साथ इनकरेक्ट मिस इनकॉर्पोरेशन बेस के साथ साथ लगभग 3 से 4 बेस जो करेक्ट भी है उसको एक साथ हाइड्रोलाइज करता है, क्योंकि सिंगल बेस रिकॉग्निशन इसके पास कैपेसिटी नहीं है कि 1 to 1 बेस को करेक्ट करे। ये क्या करता है कि यहां से यहां दो लगभग 4 बेस को ये हाइड्रोलाइज कर देता है। हाइड्रोलाइज कर दिया और चूंकि बैक ट्रैकिंग हुआ है तो फिर से पॉलीमराइजेशन RNA पॉलीमरेज कर लेता है। तो ये एक तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व, एक तरह का प्रॉब्लम जब मिस इनकॉर्पोरेशन अगर गलती से हुआ तब उसको करेक्ट करने के लिए इसके पास हाइड्रोलिटिक एडिटिंग का मेथड है। अब दूसरा प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम पे बात करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम एक ये हो सकता है इसके साथ कि देखिए एक और प्रॉब्लम पे बात करते हैं। कभी कभी होता यह है कि किसी कारणवश RNA पॉलीमरेज स्टॉल कर जाता है, मतलब रुक जाता है। RNA पॉलीमरेज पॉजिंग जिसको बोलते हैं, स्टॉलिंग। ये स्टॉलिंग का कंडीशन किसी तरह के DNA के अंदर डिस्टॉर्शन के चलते हो सकता है। जैसे DNA में, जैसे देखिए, जैसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा ओपन कन्फर्मेशन है। आगे जैसे बढ़ा, यहां पे किसी तरह का लेसन है, इसको क्या बोल रहे हैं? लेसन या डिस्टॉर्शन। लेसन या डिस्टॉर्शन। ये देखिए, ये हमारा 5' है, यहां OH है, यहां हमारा RNA पॉलीमरेज लगा हुआ है, RNA पॉलीमरेज लगा हुआ है। अब देखिए हुआ क्या कि RNA पॉलीमरेज जैसे मूव करता है आगे, RNA पॉलीमरेज जैसे आगे मूव करता है तो देखता है कि आगे तो DNA के अंदर डिस्टॉर्शन है, किंक है, मतलब लेसन है। अब ये मूव नहीं करता तो RNA पॉलीमरेज वहीं रुक जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब है जब वैसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये कैटास्ट्रोफिक हो सकता है तब जब वैसे जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है जो एसेंशियल जीन है, उसका प्रोडक्ट एकदम इमीडिएट नीड है सेल को, तब ये कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। तो ये क्या करेगा? तब क्या होता है कि जैसे स्टॉल कंडीशन में, जैसे ये स्टॉल्ड है। अब स्टॉल कंडीशन को एक प्रोटीन सेंस करता है जिसको बोलते हैं हम लोग MFD प्रोटीन और TRCF प्रोटीन। MFD म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी डिक्लाइन प्रोटीन, इसको बोलते हैं म्यूटेशन
फ्रीक्वेंसी डिक्लाइन प्रोटीन, म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी डिक्लाइन प्रोटीन, इसी को ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर इसको लिख देते हैं ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर कपल्ड फैक्टर। ये दोनों एक ही चीज है, या तो एमएफटी बोले या टीआरसीएफ बोले, ये दोनों एक ही। ये क्या है? एक तरह का, ये एक तरह का ट्रांसलोकेज है। ये ट्रांसलोकेज है जिसके पास एटीपी मोटर लगा हुआ था इसके अंदर, और ये प्रोटीन हाई एफिनिटी शो करता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ। इस डीएनए के साथ ये एमएफडी प्रोटीन हायर एफिनिटी शो करता है, मतलब बाइंड करने का कैपेसिटी इसका ज्यादा है इसके साथ। अब क्या करेगा ये? जैसे स्टॉल कंडीशन है, ये सेंस किया कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो ये आके इसके आरएनए पॉलीमरेज के अप स्ट्रीम तरफ, नॉट एट दिस साइड अप स्ट्रीम के तरफ ये एमएफडी प्रोटीन आके बाइंड करता है। यहां जैसे अगर हम सिंपल आपको दिखाएं तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये मिटाते हैं हम, इसको एमएफडी बोल रहे हैं। देखिए यहां पे आके, यहां लगभग ये ऐसे हम दिखा रहे हैं इसको, ऐसे ये एमएफडी है, म्यूटेशन फ्रीक्वेंसी डिक्लाइन प्रोटीन, ये ट्रांसलोकेज है। ये क्या करेगा कि यहां जैसे बाइंड किया, अब ये इसके पास एटीपीज मोटर लगा हुआ है, ये स्लाइड करेगा इसके पास, एटीपी की मदद से ये मूव करेगा। मूव करने के बाद ये करता क्या है कि हाई स्पीड में मूव करता है और ये इसके साथ कोलाइड करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ कोलिजन करता है। इस कोलिजन का कॉन्सिक्वेंस दो हो सकता है। एक हो सकता है कि ये डिसोसिएट कर जाए, यहां से ये डिसोसिएट कर जाए। दूसरा ये हो सकता है कि ये टॉर्सन को, ये जो डिस्टॉर्शन है, लेसन है, उसको ये पास कर जाए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम ये डिस्टॉर्शन को पास कर जाएगा तो फिर ये तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक ही बार तो किसी जीन के साथ क्या है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे कि रेप्लिकेशन एक बार हो गया तो हो गया, वो कॉपी इनहेरेंट एक कॉपी सेव होगा। ये क्या है कि किसी पार्टिकुलर जीन को हम बार बार नीड के हिसाब से ट्रांसक्राइब करा सकते हैं। तो फिर से अगर जीन के प्रोडक्ट का जरूरत पड़ेगा, फिर से इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और यही डिस्टॉर्शन से गुजरेगा। इसलिए सेल कोशिश करता है कि इसको रिपेयर कर दिया जाए। तो जैसे ये फॉलोअप करेगा और फॉलोअप करने के बाद इस साइट पे, ये डिस्टॉर्शन साइट के अंदर, डिस्टॉर्शन एक्चुअली ज्यादातर केस में जैसे थायमीन डाइमर बन गया, ये यूवी रेज इंडक्शन के चलते थायमीन डाइमर बन गया। तो ये डाइमर को रिमूव करने के लिए सिस्टम है एनईआर रिपेयर मैकेनिज्म, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर रिक्रूट होगा और इसको ये रिपेयर करेगा, ये रिपेयर करेगा, फिर से इस जीन का सिंथेसिस होगा और फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके आगे बढ़ेगा। इस तरह से 2-3 प्रॉब्लम हम लोग देखे ड्यूरिंग द इलोंगेशन हम लोग समझे कि इलोंगेशन में क्या होगा कि जैसे ओपन कन्फर्मेशन कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने इनिशिएशन के अंदर देखा था कि सबसे पहले बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद ओपन कन्फर्मेशन में चेंज हुआ बाइनरी टू ओपन के बाद प्रमोटर क्लियरेंस हुआ। लेकिन उस प्रमोटर क्लियरेंस से पहले ही एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एबॉर्टिव इनिशिएशन हम लोग डिटेल में पढ़े। अब क्या है कि जैसे 9 न्यूक्लियोटाइड से ज्यादा जोड़ लेता है तो सेल इंटर कर जाता है, ये इंटर कर गया इलोंगेशन फेज में। इलोंगेशन फेज में जाते ही ये जो सिग्मा है, सिग्मा डिसोसिएट कर जाता है और सिग्मा के प्लेस पे, सिग्मा के जगह पे आरएनए पॉलीमरेज को ज्वाइन करता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं नस ए प्रोटीन, वो एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है। उसके बाद ये बढ़ता है पॉलीमराइजेशन, एक्चुअली बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम पॉलीमराइज करता है और पॉलीमराइजेशन के लिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड का एक्सपोज्ड OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और इनकमिंग एनटीपी के
इनकमिंग एनटीपी के फॉस्फेट पे, वो भी गामा फॉस्फेट पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, उसके फॉस्फेट बॉन्ड को ब्रेक करता है। और ये यहाँ पे चूंकि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड टूटेगा, दूसरा बॉन्ड जुटेगा, वहां इनकमिंग एनटीपी का बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ ये बॉन्ड जुट रहा है। साथ ही साथ शायद हम मिस करके बताना आपको कि जैसे बॉन्ड बनेगा तो पायरोफॉस्फेट रिलीज करेगा, पीपीआई। ये पीपीआई फर्दर ब्रेक करता है फॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से पीआई में। एक्चुअली होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जितना ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी का वैल्यू जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्डली मूव करेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीपीआई का डेल्टा जी वैल्यू -7.3 किलो कैलोरी है, तो वो ज्यादा निगेटिव है, इसलिए अब पीआई का लगभग -3 किलो कैलोरी है। तो इसलिए ऐसे, और हम लोग इसके हाइड्रोलिटिक एडिटिंग पे बात किए, हम लोग स्टॉल अगर गलती से यहाँ किसी तरह का डिस्टॉर्शन का सामना करना पड़ा तब क्या करता है, इस पे बात की हम लोग। सुपर क्वाइलिंग, फॉरवर्ड मूव करने में सुपर क्वाइलिंग एक प्रॉब्लम है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, उसको मिटिगेट कैसे किया, इन सारी बातों को हम लोगों ने आज किया। आगे हम लोग अगले लेक्चर में टर्मिनेशन पे बात करेंगे, और टर्मिनेशन पे अगला लेक्चर होगा कि कैसे टर्मिनेट करेगा। जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे एक साइड पे पहुंचेगा जहां टर्मिनेशन होना है, वो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन पे डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।